हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं हूं आपका ऑनलाइन टीचर अंकित भैया। तो फाइनली आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th फिजिक्स का लेक्चर नंबर 4, जिसका नेम है वर्क एंड एनर्जी। चैप्टर का नेम भले ही वर्क एंड एनर्जी है, बट इसमें हमको पावर के बारे में भी पढ़ना है। ऐसा नहीं है चैप्टर का नेम वर्क और एनर्जी है तो हम सिर्फ और सिर्फ वर्क और एनर्जी के बारे में नहीं, हमको पावर के बारे में भी पढ़ना है। तो इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे सिर्फ और सिर्फ वर्क के बारे में। ये पहला लेक्चर है तो हम इसमें वर्क के बारे में पढ़ेंगे। तो ऐसा नहीं है कि हमने वर्क के बारे में पढ़ लिया तो आगे बात नहीं करेंगे, नहीं, हम एनर्जी के टॉपिक में भी वर्क को यूज करेंगे, क्योंकि जब हम कुछ वर्क कर रहे होते हैं तभी तो हमारी एनर्जी यूज होती है। तो हम एनर्जी के टॉपिक में भी वर्क को पढ़ेंगे। बट उससे पहले आपको ये पता हो, उससे पहले आपने चैप्टर नंबर 1 जिसका नेम है मोशन, दूसरा आपका पावर और तीसरा आपका ग्रेविटी, तो इन तीनों चैप्टर को भी आपको आना चाहिए थोड़ा बहुत। उनके फॉर्मूले से आपको पता होना चाहिए। यदि आपको आता है थोड़ा बहुत और उनके फॉर्मूलास पता है तो आप इस चैप्टर को अच्छे समझ में आएगा और आप इस चैप्टर को देख सकते हो। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वर्क। वर्क क्या होता है? वर्क का मतलब क्या होता है? कार्य करना, कुछ भी काम करना। अब वो हम फिजिकली भी कर सकते हैं, वो हम मेंटली भी कर सकते हैं। आप कहोगे मेंटली मतलब जैसे कि हम मेडिटेशन कर रहे हैं या फिर कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ दिमाग में सोच रहे हैं, तो वो वर्क किससे कर रहे हैं? हम मेंटली वर्क कर रहे हैं। उसी तरीके से हम फिजिकल की वर्क की बात करें, आप कुछ एक्सरसाइज कर रहा हो, कोई स्पोर्ट्स खेल रहा हो या कोई आप आउटडोर एक्टिविटी कर रहे हो, ऐसी एक्टिविटी कर रहे हो तो हम इनको क्या बोलेंगे? फिजिकली वर्क बोलेंगे। तो इससे पता हमें क्या चल रहा है कि वर्क की बहुत सी डेफिनेशन होती है, अलग अलग तरीके से हम वर्क को डिफाइन कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ बायोलॉजी के अकॉर्डिंग हम वर्क को किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। मान लो आप सो रहे हो तो आपकी बॉडी उस समय पूरी रेस्पिरेशन कर रही होती है, आपका फूड डाइजेशन हो रहा होता है, आपकी कैलोरीज बर्न हो रही होती है, आपका जो हार्ट है वो ब्लड को पंप कर रहा होता है। तो ये जो बॉडी है पूरा का वर्क कर रही है, हम सो रहे हैं तो बायोलॉजी के अकॉर्डिंग हम क्या बोलेंगे? यहाँ पे हम वर्क कर रहे हैं। और उसी तरीके से हम केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग बात करें, जब हम दो सब्सटेंस को आपस में मिलाते हैं तो उसमें जो रिएक्शन होती है, फिर जो कुछ नया प्रोडक्ट बन जाता है, तो एक तरीके से वहां पे भी तो कुछ ना कुछ वर्क हो रहा है। बट फिजिक्स के अकॉर्डिंग हम इसको वर्क नहीं मान सकते। यदि ये जो वर्क हो रहा होता है उसे हम जीरो वर्क बोलते हैं। क्या बोलेंगे? जीरो वर्क बोलते हैं। जैसे कि मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया, देखो क्वेश्चन क्या पूछा, मान लो आप बड़ी एक जगह पर बैठ के पढ़ रहे हो, ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि आप वर्क कर रहे हो, आप बोलोगे भैया हम तो वर्क कर रहे हैं, हमारी एनर्जी यूज हो रही है, हम सोच रहे हैं, मेंटली वर्क कर रहे हैं। बट मैं बोलूंगा आप फिजिक्स के केस में वर्क नहीं कर रहे हो, आपका जीरो वर्क है, आपने कोई वर्क ही नहीं किया है। देखो फिजिक्स के अकॉर्डिंग हम वर्क किसको बोलते हैं? जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट में फोर्स लगाएं। क्या? जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट में फोर्स लगाएं तो वो ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह पर डिस्प्ले हो जाए, एक जगह से दूसरी जगह पर खिसक जाए, तो उस केस में हम बोलेंगे आप वर्क कर रहे हो। जैसे मान लो ये देखो, एक ये बड़ा पत्थर है, ठीक है, और ये आप हो छोटे से। अब आपने इस पत्थर में इसमें धक्का लगा रहे हो, ये मूव ही नहीं कर रहा है, तो इस केस में आपका कोई वर्क डन नहीं हो रहा है, कोई वर्क नहीं हो रहा है। यदि उसी जगह पर हमने एक छोटा सा पत्थर ले लिया, आपके हाथ में एक छोटा सा दे दिया, आपने इस पत्थर को फेंक दिया, तो इस केस में कहेंगे कि वर्क डन हो रहा है। वर्क कब बोलेंगे? जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट में फोर्स लगाएं और वो मूव करे, तभी हम वर्क बोलेंगे। समझ में आया? तो वर्क की डेफिनेशन क्या है? वर्क इज डन व्हेन अ फोर्स कॉजेस डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। तो क्या बोला है? वर्क। वर्क क्या बोला? वर्क डन कब बोलेंगे? जब फोर्स, कॉज का मतलब होता है कारण, फोर्स के कारण बॉडी में क्या हो जाए? डिस्प्लेसमेंट आ जाए। वो डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में आना चाहिए? फोर्स के डायरेक्शन में। एग्जाम्पल के लिए बात करो, ये हमारे पास कोई सा भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब हमने इसमें फोर्स लगाई तो ये ऑब्जेक्ट में जैसी फोर्स लगाई तो डिस्प्लेस होके वो यहाँ पे आ गया। कहाँ पे? यहाँ पर आ गया है। तो इसका मतलब होगा इसने कुछ ना कुछ वर्क डन किया है, वर्क किया है। जब मैंने यहाँ से धक्का लगाया है, मान लो इसने एक्स डिस्टेंस कवर करिए, यहाँ पे आ गया है, और फोर्स मान लेते हैं एफ फोर्स लगाई तो यहाँ पे भी एफ फोर्स होगी। यहाँ से धक्का लगाई तो ऑब्जेक्ट यहाँ तक खिसक आया, तो इसका मतलब क्या है? उसने कुछ न कुछ वर्क डन किया है। तो यही हमारी पहली डेफिनेशन में लिखा है। क्या बोला? इन दोनों में से आप कोई सी भी लिख दो। क्या बोला गया? वर्क डन इज मूविंग अ बॉडी इज इक्वल टू, देखो जब कब बोलेंगे हम वर्क डन? जब कोई सी बॉडी मूव कर रही हो। इज इक्वल टू प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। जो हमारी फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉडी एंड डिस्टेंस मूव्ड बाय द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट में फोर्स लगाएं तो वो ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में मूव करना चाहिए? फोर्स के डायरेक्शन में, तभी हम बोलेंगे उसमें फोर्स, तभी हम क्या बोलेंगे? वर्क डन हो रहा है। क्या हमारी बॉडी किस डायरेक्शन में मूव करना चाहिए? जिस तरफ फोर्स लग रही है उसी डायरेक्शन में मूव कर रही, तो हम बोलेंगे फोर्स लग रही है। तो यहाँ पे हमारी फोर्स लग रही है, तो वर्क डन फॉर्मूला क्या निकल के आता है? यहाँ से हमारा वर्क का, वर्क या फिर बोल सकते हैं वर्क डन।
तो वर्क डन का हमारा फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, फोर्स, प्रोडक्ट का होता है फोर्स का और डिस्टेंस या फिर बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ से फॉर्मूला निकल के आया फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। तो W फोर्स को लिखते हैं W और F को लिखते हैं, आपको पता ही है, और S को लिखेंगे हम डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे। अब देखो किसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट, जैसे कि मैं इस बोर्ड में धक्का लगा रहा हूँ, तो क्या मैं यहाँ पे कोई वर्क कर रहा हूँ, नहीं, मैं यहाँ पे कोई वर्क ही नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने इसमें फोर्स भले ही लगा रहा हूँ, ये मूव नहीं कर रहा है, तो इस केस में कहेंगे यहाँ पे कोई वर्क डन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जीरो वर्क डन होगा, ऐसा मतलब वर्क डन तो हो रहा है लेकिन वो जीरो वर्क डन है। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि वो वर्क डन ही नहीं होगा, कभी वर्क डन नहीं, जीरो वर्क डन बोलेंगे उसकी जगह, जीरो वर्क डन, क्योंकि हमको पता है इस दुनिया में ना ही कोई चीज रुकी हुई है और ना ही मोशन कर रही है। मोशन वाले चैप्टर में पढ़ा था, ना ही कोई चीज रुकी है ना ही मोशन कर रही, तो हम ये नहीं कह सकते वो वर्क डन ही नहीं कर रही, जीरो वर्क डन बोलेंगे, क्योंकि ना ही कोई चीज काम कर सकती, ना ही हमें को पता है कि वो चीज रुकी है या चल रही है, ये हमारे देखने पर, नजरिए पर डिपेंड कर रहा है। तो हम यहाँ पे कहेंगे जीरो वर्क डन हो रहा है, क्या होगा, जीरो वर्क डन बोलेंगे, ऐसा नहीं कि वर्क डन ही नहीं कर रही, ठीक है, बोल सकते हैं दूसरों को समझाने के लिए हम बोले, बट आप बुक में लिखो तो उसमें लिखना जीरो वर्क डन, साथ में जीरो वर्क डन, ठीक है, उस केस में जीरो वर्क डन होगा। अब ये आपको बताएंगे क्यों हो रहा है जीरो वर्क डन। तो यहाँ पे फोर्स की SI यूनिट क्या निकल के आ जाएगी, SI यूनिट, SI यूनिट क्या निकल के आएगी, फोर्स को क्या लिखते हैं न्यूटन, और इसको क्या लिखते हैं मीटर, और न्यूटन मीटर को ही हम क्या बोलेंगे, जूल। आज से ये आपको नया वर्ड आ चुका है, जूल। न्यूटन मीटर को ही हम क्या बोलेंगे, जूल बोलेंगे। अब मैं आपसे पूछता हूं कि स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, बताओ। आप कहोगे ये तो वेक्टर क्वांटिटी होना चाहिए, क्योंकि फोर्स हमारी कैसी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर, और इसके डिस्टेंस हमारी कैसी है, डिस्प्लेसमेंट कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी, तो हमको वेक्टर मिलना चाहिए, नहीं, वेक्टर नहीं होगा। ऐसे हम नहीं बता सकते दो चीज, एक वेक्टर है और एक स्केलर है तो हम उसे वेक्टर बोलेंगे, ऐसे नहीं कह सकते हैं। क्या आपकी ये वेक्टर है, दूसरी हमारी स्केलर है, तो हमारा प्रोडक्ट भी वेक्टर आएगा, ऐसे नहीं होता। हम वर्क कर रहे हैं, वर्क के पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, हम कितना वर्क कर रहे हैं, हम ये नहीं बता सकते किस डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं, हम सिर्फ इतना बता सकते हैं कितना वर्क किया है, लेकिन डायरेक्शन नहीं, 5 जूल वर्क किया है, थोड़ा बहुत काम कर लिया, ये कह सकते हैं, लेकिन हमने ये नहीं कह सकते भाई तुम किस डायरेक्शन में वर्क कर रहे हो, ऐसा नहीं, डायरेक्शन नहीं बता। तो यहाँ पे क्या लेंगे, स्केलर क्वांटिटी है ये हमारी कैसी है, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, समझ में आया, ये कैसी हमारी एक स्केलर क्वांटिटी है। चलो ठीक है, अब आपसे पूछ लिया डिफाइन करो 1 जूल क्या होता है, 1 जूल को डिफाइन करो, 1 जूल का वर्क डिफाइन करो, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कभी का, डिफाइन 1 जूल। तो किस तरीके से हम डिफाइन करते हैं, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट में 1 न्यूटन की फोर्स लगा दें तो वो ऑब्जेक्ट 1 मीटर खिसक जाए, तो हम क्या बोलेंगे, उसने कितना वर्क किया, 1 जूल वर्क किया है। तो हम यहाँ पे क्या लगे, व्हेन यहाँ पे लिखें व्हेन फोर्स 1 न्यूटन एक्टिंग यहाँ पे लिखेंगे, ओ नहीं आएगा, एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड इट डिस्प्ले बाय 1 मीटर, और वो ऑब्जेक्ट हमारा कितना खिसक जाए, 1 मीटर डिस्प्ले कर जाए, डिस्प्ले मतलब खिसक जाए, तो हम क्या बोलेंगे, वहां पे क्या हुआ, 1 जूल वर्क हुआ है। समझ में आया। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूं, ठीक है। अब ये मार्कर रखा हुआ है, क्या इसका वर्क डन कितना हुआ, इसने कोई वर्क डन किया, नहीं, यहाँ पे कोई वर्क नहीं, क्योंकि ये अपनी जगह रुका हुआ है। आप अपने मोबाइल में जिस चीज, मेरी वीडियो को, लेक्चर को देख रहे हो गई, तो आपको आपका मोबाइल मान लो आपका चला रहे हो, उसमें कुछ देख रहे हो, तो वो वर्क नहीं कर रहा है आपका मोबाइल, उस एक जगह पर रखा हुआ है, तो आपके वो मोबाइल का वर्क डन भी क्या होगा, जीरो। जैसे कि टीवी की बात करते हैं, आपके घर पर टीवी लगी होती है, तो आप टीवी मान लो आप देख रहा हो, कोई आपके घर पर कोई टीवी देख रहा है, तो इसका मतलब वो टीवी के अंदर तो वर्क हो रहा है, उसकी मशीन काम कर रही है, इसी की वजह से हम कुछ देख पा रहे हैं, तो उस केस में भी हम वर्क नहीं मारेंगे, क्योंकि आपकी टीवी कोई मूव नहीं कर रही, एक ही जगह पर रुकी हुई है। मूव करती तो हम कहते हैं उसने कुछ वर्क डन किया है। जैसे कि आपने मान लो फुटबॉल खेला है, फुटबॉल में आपने लात दी, तो उस केस में आप क्या कर रहे हो, वर्क हुआ आपका, क्योंकि हमने लात दी, फोर्स लगाई, तो ऑब्जेक्ट डिस्प्ले हो गया, एक जगह से दूसरी जगह चला गया, या फिर हमने कोई पत्थर फेंक दिया, फोर्स लगाए, तो वो डिस्प्ले हुआ, उस केस में कहेंगे कि वर्क हो रहा है, क्या बोलेंगे, वर्क हो रहा है। ठीक है, देखो ऑल जी डाउट होते हैं कभी कभी बार, आगे भी बात करूंगा मैं थोड़ी। ये देखो मान लो ये मैं इसको रफ कर देता हूँ, ये तो समझाने के लिए था वैसे भी। अब देखो ये हमारे पास अर्थ है,
अर्थ का ऑर्बिट है, ठीक है, अर्थ का ऑर्बिट है। अब मैंने यहाँ से हमारी अर्थ घूम रही है इस तरीके से और वापस अपनी पोजीशन पर आ जा रही है, तो यहाँ पे क्या कोई वर्क डन हो रहा है? मान लो आपके पापा घर पे आ जाते हैं, सुबह घर से निकलकर पूरा काम ऑफिस जाते हैं, पूरा काम कर और शाम को घर पे वापस आ जाते हैं, तो क्या उन्होंने वर्क किया? उनके अकॉर्डिंग तो उन्होंने वर्क किया, बट फिजिक्स के अकॉर्डिंग उन्होंने वर्क नहीं किया, क्योंकि आपके पापा जहां पे गए थे, जहां से गए थे वहीं पे लौट के वापस आ गए, तो उनका जीरो वर्क डन हुआ। इसका मतलब है उन्होंने कोई मूवमेंट ही नहीं किया, गए और आए। तो इसका मतलब जो हमारे प्लैनेट्स हैं, जो हमारे जो सर्कुलर फॉर्म है, जो भी ऑर्बिट है, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आते रहते हैं वापस, तो उनका भी वर्क डन हमेशा जीरो होता है। यानी मतलब जो हमारे प्लैनेट्स हैं या जो सन है वो कोई वर्क डन नहीं कर रहा है, कोई वर्क डन नहीं कर रहा है। जैसे कि मैंने एक ट्रैक बनाया इस तरीके से, अब आप इसी पे घूम रहे हो, बार बार घूमते जा रहा है, घूमते जा रहा है, घूमते जा रहा हो और बार बार अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ रहा हो, वहीं पे आकर रुक गए, तो आपने कोई वर्क डन नहीं किया, आपका वर्क डन जीरो हुआ। इस केस में आपका वर्क डन कितना होगा? जीरो, क्योंकि आप अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जा रहे, और जब आप ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाओ तो उस केस में आपका वर्क डन जीरो होगा। तो एक ये पार्ट जरूरी थे। काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि भाई उसने तो घूम फिर के आ गया, फोर्स लगाई, फिर भी वो पत्थर वहीं पे आ गया, जैसे ही हम कुछ भी चीज़ हवा में फेंकी और वहीं की वहीं वापस रख गई, हमने तो फोर्स भी लगाया, ऑब्जेक्ट ने डिस्प्लेस भी किया, अब वो बाद में नीचे तो ओरिजिनल पोजीशन पर तो आ गया, तो इसका मतलब उसने कोई मूवमेंट नहीं किया। तो इसमें कन्फ्यूजन मत होना, जब ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन पर वापस आ जाए तो उसका मतलब हो जाना कि उसका वर्क डन कैसा हो गया? जीरो हो गया, यानी उसने कोई वर्क डन ही नहीं किया। ठीक है, एक भी बात आ गई। अब मैं ना पहले इसको ये रफ करता हूँ और फिर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है? एक मिनट, ठीक है? अब देखो मैं इसको रफ करता हूँ। अब देखो हमारी डेफिनेशन को एक बार और पढ़ो, तो ना डेफिनेशन को तुम एक बार और पढ़ो। डेफिनेशन क्या बोल रही है? क्या बोला है? वर्क इज डन व्हेन अ फोर्स कॉजेज डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। क्या बोला है? वर्क हम कब बोलेंगे? जब फोर्स किसी भी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट करे, लेकिन वो डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन हो? जिस साइड हमारी बॉडी मूव कर रही है। मतलब डिस्प्लेसमेंट हमारा किस साइड होना चाहिए? जिस साइड हमारी फोर्स लग रही है। मतलब इधर हमारा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो इधर ही फोर्स लगना चाहिए, तभी हम क्या बोलेंगे? वर्क डन हो रहा है। यही कंडीशन है। बट आपने बहुत से केसेस में देखा होगा कि हम क्या फोर्स तो आगे लगा देते हैं और बॉडी हमारी पीछे भगती है। जैसे कि आपने देखा पहाड़ से, हम पहाड़ के ऊपर को तो क्या लगा रहा है? गाड़ी में धक्का लगाएंगे, लेकिन वो गाड़ी फिर भी पीछे को आ जाती है। आपने देखो जब हम रस्सी खींचते हैं, टग ऑफ वॉर होती है, जब हम फोर्स अपनी तरफ लगाते हैं, जब हमारी टीम हार रही होती है, हम पीछे की तरफ भगने लगते हैं। होता है कि नहीं हो रहा है? तो उस केस में क्या वर्क डन नहीं हो रहा है? उस केस में भी वर्क डन होता है। जैसे कि सबसे बेस्ट एग्जांपल लेता हूं मैं, ठीक है, जो भी आपको बचपन में आपने कई बार किया होगा उसको। तो जैसे कि ये हमारे पास एक कार है और ये आप हो, ठीक है, ये आप हो, ये आपके हाथ हैं और ये आपके पैर हैं, ठीक है, ये इस तरीके से बना दिया है। अब देखो ये कार तो आपकी मम्मी क्या करती थी? इस कार को यहाँ पे बांध देती थी और आपके हाथ में पकड़ा देती थी। तो आप फोर्स कहाँ पे लगा रहे हो? ऊपर की तरफ लगाते थे। ये फोर्स ऊपर की तरफ लगाते थे और आपकी बॉडी जो, सॉरी, ये कार की बॉडी है, जो कार है वो सीधे भगती थी। तो इस समय भी तो वर्क डन हो रहा है। हम फोर्स भी लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट, बट हम जिधर फोर्स लगा रहे हैं उधर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। हमारी डेफिनेशन तो यही कह रही है, जिधर हम फोर्स लगाएंगे उधर ही हमारा डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे वर्क डन तो नहीं कह सकते, लेकिन हम इसका एक पार्ट तो ले सकते हैं। इसका मतलब देखो हमारी बॉडी इस साइड भग रही है, इस साइड डिस्टेंस कवर हो रहा है, तो मतलब इधर डिस्टेंस कवर हो रहा है तो इधर फोर्स भी लग रही होगी। क्यों? जब तक डिस्टेंस कवर कैसे होगा? देखो आगे बॉडी हमारी भगेगी नहीं जब तक उसमें फोर्स नहीं लगेगा, तो मतलब इधर भी कुछ ना कुछ फोर्स लग रही है। यहाँ पे फोर्स लग रही है, हम ऊपर से एक फोर्स लगा, तो ये वाली फोर्स लेना हमें इस पॉइंट की। तो हम इसका एक कंपोनेंट लेंगे। ऐसा नहीं लिख सकते जैसे कि मान लो यहाँ पे फोर्स लग रही है 10 न्यूटन की और यहाँ पे इसने डिस्टेंस कवर लग ली 10 मीटर, तो हम सीधा फोर्स का पूरी फोर्स उठा लेंगे। फोर्स का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस, और ये 10 इंटू में 10 100, इस तरीके से हमारा जूल ये निकल के, ये गलत हो जाएगा। और एक चीज़ और, जूल हमें जे अकेला भी लिख सकते हैं। यहाँ पे जो जूल है हम उसे जे से डिनोट कर देंगे, ठीक है। तो जो इस तरीके से नहीं कर सकते, हम पूरी फोर्स उठा ही नहीं सकते क्योंकि फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है और डिस्टेंस ऐसे नहीं, तो हमें एक कंपोनेंट लेना पड़ेगा। एक फोर्स का एक छोटा सा पार्ट ले लेते हैं, तो हमें उस पार्ट्स को आपको आगे बात करना है। तो हम यहाँ पे देखो एक एंगल बन रहा है, एंगल बन रहा है थीटा, तो हमारी इधर की फोर्स चाहिए, ये वाली फोर्स चाहिए, ये इस पॉइंट की फोर्स इधर की चाहिए। तो इस फोर्स को, इसका पॉइंट की फोर्स होगी एफ कॉस थीटा। अब इधर एक फोर्स लगा रही होगी, कौन सी लग रही होगी? एफ कॉस थीटा।
एफ कॉस थीटा फोर्स, पूरी फोर्स नहीं ले ली हमने, एफ कॉस थीटा। अब ये कॉस थीटा कुछ फोर्स को कैंसिल कर दिया करेगा, उसकी वजह से कम फोर्स हो जाया करेगी। अब ये पूरी फोर्स ऊपर है, लेकिन एफ कॉस थीटा क्या करेगा, कम फोर्स कर देगा, वो सिर्फ इस पॉइंट की फोर्स बता दिया करेगा हमको। तो यहाँ से हमारा फॉर्मूला क्या निकलेगा, वर्क डन का फॉर्मूला क्या था, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स हमारी यहाँ पे क्या लग रही, एफ कॉस थीटा लग रही, एफ कॉस थीटा इंटू में एस। तो ये हमारा नया फॉर्मूला बन के जाता, वर्क एफ कॉस थीटा एस, एफ कॉस थीटा एस, ये फॉर्मूला निकल के जाता है हमारे यहाँ से। समझ में आया? अब देखो इतना समझ में आया, ये हमारा फॉर्मूला निकल के आ गया वर्क डन का एफ कॉस थीटा एस। ठीक है, अब देखो, अब मान लो हमारे बहुत से केसेस क्या होते हैं, ये देखो, ये गाड़ी देखो, अब इसमें तो क्या हो रहा है, हम ये मैंने अभी एग्जांपल बताया ना, ये आप हो धक्का दे रहा हो, इसमें धक्का दे रहा हो, आप इधर को धक्का फोर्स दे रहे हो और गाड़ी आपकी इधर को भग रही है, मतलब डिस्प्लेसमेंट इधर को हो रहा है। इस केस में हम किस तरीके से, इस केस में भी तो हम एक कंपोनेंट ही लेंगे, बट उससे पहले ये जो कॉस थीटा है और ये जो आपका जो थीटा है, ये जो थीटा क्या है, आपका एक एंगल है, थीटा एक एंगल है। अब कॉस थीटा की वैल्यू 0, एंगल 0 डिग्री का भी हो सकता है, तो उस केस में एंगल की जगह आप 1 लिख लेना। कॉस की वैल्यू कितनी हो सकती है, 90 भी हो सकती है, तो उस केस में 90 वैल्यू आए तो आप उस समय कॉस की वैल्यू हो जाएगी 0, और कॉस की जब 180 डिग्री की वैल्यू हो तो आपको पता कितनी लिखना, -1, -1 लिखना है। और एक और वैल्यू कभी कभी पूछ लिया जाती थी, कॉस 60, कॉस 60 की होती है 1/2, और कोई की कॉस की वैल्यू आपसे नहीं पूछेंगी, तो बस ये चारों वैल्यू पूछेंगे, 1 2 3 4। इतना समझ में आया? मैं अभी इस केस की बात करता हूँ, थोड़ा सा बीच में आ गया था, अब देखो मैं इसको रफ करता हूँ, इसी केस पे जाता हूँ। ठीक है, ठीक है, ये चार वाली कॉस 180 की कितनी थी, -1 थी। ठीक है, अब इस केस में क्या कर रहा है, ये पहाड़ है और ये हमारी गाड़ी है, ये पीछे को आ रही है, मतलब गाड़ी इस साइड मूव कर रही है, मतलब डिस्प्लेसमेंट इस साइड हो रहा है, और आप धक्का किस साइड दे रहे हो, फोर्स इस साइड लगा रहे हो। तो आपको जिस साइड डिस्प्लेसमेंट होगा उसी तरफ की फोर्स लेना है, यही बोला गया ना, इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, डिस्प्लेसमेंट किसी डायरेक्शन, देखो इसमें ही बोला गया वर्क इज डन व्हेन अ फोर्स, जब फोर्स के कारण क्या हो, डिस्प्लेसमेंट हो, तो हम धक्का, और लेकिन वो फोर्स किस डायरेक्शन में हो जाए, जिस साइड हमारा डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट इस साइड हुआ, तो हमें यही वाली फोर्स लेना पड़ेगी। बट इस केस में तो हमारी इधर फोर्स लग रही है, हमारी फोर्स इधर लग रही है, हमारा डिस्प्लेसमेंट इधर रखा है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ये क्या है, यहाँ पे एंगल कितना डिग्री का बन गया, 180 डिग्री का। तो हमें ऐसे केसेस में थीटा वाले पॉइंट का यूज करना, तो एफ कॉस थीटा, एफ फोर्स कॉस थीटा इंटू में एस, ये तो यूज कर सकते हैं। अब थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे, थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या, एफ कॉस की वैल्यू कितनी थी, कॉस -1, थीटा क्यों 180 डिग्री लिया ना, यहाँ पे थीटा की जगह 180 डिग्री पुट किया, यहाँ पे लिखेंगे एफ कॉस 180 इंटू में एस, तो हम एफ 180 की वैल्यू हमेशा कितनी होती है, -1 इंटू में एस, तो हमारा क्या हो जाएगा, जो वर्क आएगा वो नेगेटिव आएगा। अलग ही दिख रहा है हमारा वर्क नेगेटिव आ रहा है, हम धक्का दे रहा, बॉडी पीछे को आ रही है, तो नेगेटिव तो वर्क हो ही रहा है। तो इसी के बाद में अब हम बात करते हैं कितनी टाइप्स की फोर्सेस होती हैं। कभी हमारी पॉजिटिव फोर्स भी हो जा रही, कभी नेगेटिव फोर्स हो जा रही, सॉरी वर्क डन, कभी हमारा वर्क डन नेगेटिव हो जा रहा है, कभी वर्क डन पॉजिटिव हो जा रहा है। अब इस केस में हमारा वर्क डन कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया ना वर्क डन, अलग ही दिख रहा है ना, वर्क हम पॉजिटिव कर रहे हैं लेकिन वीडियो को जो हमारी गाड़ी है पीछे को हो जा रही है, तो इसमें वर्क डन नेगेटिव हो गया। तो हम टाइप्स ऑफ वर्क डन की बात करते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, तो मैं इसे रब करूंगा और अपन वर्क डन पे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग डालो पॉजिटिव वर्क। हमारे वर्क कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप्स के वर्क होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है और एक जीरो वर्क डन होता है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं पॉजिटिव वर्क डन। पॉजिटिव वर्क डन, पॉजिटिव वर्क डन क्या होता है, पॉजिटिव वर्क डन कब होगा, जैसे कि मान लो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, हमने इस ऑब्जेक्ट में लगाई 2 न्यूटन की फोर्स, और ये मान लो यहां से लेके मूव कर गया है यहां तक, ठीक है, यहां तक मूव कर गया, तो यहां तक मान लो इसने 10 मीटर मूव कर लिया है, तो ये हमारा क्या होगा, पॉजिटिव वर्क डन। जिस साइड हमारी डिस्टेंस कवर कर, जिस साइड हम फोर्स लगा रहे हैं उसी फोर्स की तरफ हमारी डिस्टेंस कवर हो रही, तो उस केस में हमारा क्या होगा, पॉजिटिव वर्क डन। कैलकुलेट करते हैं, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है वर्क डन का, एफ ये वाला देखो, एफ कॉस थीटा इंटू में एस, ये हमारा वर्क डन का फॉर्मूला होता है, हमेशा यही वर्क डन का फॉर्मूला लेना। ठीक है, एफ कॉस थीटा इंटू में एस, तो हमारे इस साइड में एंगल कितने डिग्री का बन रहा है,
0 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ पे 0 डिग्री का एंगल तो बन रहा है। क्यों? देखो इधर ही हमारी फोर्स लग रही है, ये हमारी फोर्स लग रही और इधर ही हमारी डिस्टेंस कवर हो रही, तो इन दोनों के भी एक दूसरे के ऊपर आ गए, तो यहाँ पे 0 एंगल बन रहा है, कोई एंगल नहीं बन रहा, मतलब 0 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो यहाँ पे लेंगे एफ कॉस 0 इंटू में एस। चलो एफ की वैल्यू पुट कर देते हैं, एफ की आ रही है 2 और यहाँ पे आ रही है 10 है, और हमने क्या बताया 2, और कॉस 0 की वैल्यू कितनी बताई थी मैंने आपको, कॉस 0 की वैल्यू होगी हमारी हमेशा 1, तो इस केस में हमारी कॉस 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो यहाँ पे देखेंगे 1 इंटू में 2 इज इक्वल टू में 20 जूल। तो इस केस में हमारा पॉजिटिव वर्क डन आ रहा है। कैसा है? पॉजिटिव वर्क डन। तो इसका मतलब में कब होगा हमारा पॉजिटिव वर्क डन? व्हेन, मैं शॉर्ट में लिखूंगा थोड़ा, ठीक है, फोर्स को F लिख देता हूं एंड डिस्प्लेसमेंट को S लिख देता हूं, R इन सेम डायरेक्शन। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होंगे तो हमारा वर्क डन पॉजिटिव होगा। तो इस केस में हमारी बॉडी क्या करेगी? एक्सेलरेट बढ़ गई। तो पॉजिटिव वर्क डन कब होगा? जब हमारी बॉडी की स्पीड बढ़ रही होगी स्पीड, तो इस केस में हमारा वर्क डन पॉजिटिव होगा। क्यों? इंक्रीज हो रही है, वर्क डन पॉजिटिव होगा क्योंकि फोर्स आ रहा है। फोर्स हमारी फोर्स, देखो फोर्स का फॉर्मूला क्या था? मास इनटू एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन डिक्रीज होगा तो हमारी फोर्स भी कम होगी। फोर्स कब बढ़ेगी? जब हमारा एक्सीलरेशन बढ़ेगा। तो उसी केस में यहाँ पे हमारा वर्क डन का फॉर्मूला करता है F इंटू में S होता है। तो यहाँ पे फोर्स बढ़ रही है तो इसका मतलब उतना ही ज्यादा हमारा वर्क डन होगा। तो जितना ज्यादा वर्क डन, मतलब कि इस केस में क्या हो रही है? हमारी स्पीड एक्सीलरेट हो रही बॉडी। यहाँ पे लिखेंगे स्पीड अप, यहाँ पे लिखेंगे स्पीड अप होगी, बॉडी एक्सीलरेट होगी, स्पीड इंक्रीज लिख देते हैं। इस केस में हमारी स्पीड कैसी होगी? इंक्रीज होगी यदि हमारा पॉजिटिव वर्क आ रहा है। ये था पहला पॉइंट, ठीक है। अब हम दूसरा पॉइंट की बात कर लेते हैं, नेगेटिव वर्क कब होगा? नेगेटिव वर्क कब हो सकता है? नेगेटिव वर्क, मान लो ये एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, मैंने इसमें लगाई यहाँ पे कितने न्यूटन की फोर्स? 2 न्यूटन की फोर्स, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट में आगे को फोर्स लगा रहा हूं लेकिन ऑब्जेक्ट पीछे को भग रहा है। अब पीछे को कैसे भग सकते हो? आप कहोगे मैं अब फोर्स आगे को लगा रहा हूं, ऑब्जेक्ट पीछे को कैसे भग सकता है? अभी तो बताया था टग ऑफ वॉर। देखो टग ऑफ वॉर की बात करते हैं हम, ठीक है। टग ऑफ वॉर में आप अपनी तरफ खींच रहे होते हैं लेकिन अपोनेंट प्लेयर क्या करते हैं? दूसरी तरफ खींचते हैं। तो आपके खींच इधर रहे हो लेकिन आपका डिस्प्लेसमेंट उस साइड जा रहा है, खींच इधर रहे हो, डिस्प्लेसमेंट उस साइड रह रहा है। तो क्या हो रहा है? आपका वर्क डन नेगेटिव हो रहा है। आप फोर्स तो इसी तरफ लगा रहे हो लेकिन उस साइड खींच रहे हो। जैसे कि आपने इधर लगाई फोर्स लेकिन आपका डिस्प्लेसमेंट इधर हो गया, इस साइड हो गया, आपका ऑब्जेक्ट खिसक के इधर आ गया। मतलब यानी आप पहले इधर से आप उल्टे पीछे खिसक के आ गए। मतलब कि आप ऐसी फोर्स लगा रहे थे, इस तरफ को फोर्स लगा रहे थे, अपनी तरफ फोर्स लगा रहे हो तुम अपनी तरफ फोर्स, लेकिन आगे को भगा जा रहा है क्योंकि अपोनेंट इस तरीके से। चलो ये नहीं आया समझ में, ये तो आएगा गाड़ी वाला। जब गाड़ी में आप पहाड़ से धक्का देते हो, गाड़ी नीचे को आती है, आप दम लगाते हो, फिर भी पीछे खिसकते जाते हो, ऐसे पीछे खिसकते जाते हो क्योंकि, तो इसका मतलब फोर्स आप आगे लगा रहे हो, आप पीछे आ रहा है। तो इस केस में क्या होता है? हमारा वर्क डन नेगेटिव होता है। तो मान लो हमारी डिस्टेंस इस साइड कवर हुई, मान लो 10, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल कितने डिग्री का बना? आपका डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ, आपने फोर्स इधर लगाई, तो यहाँ पे एक तरीके से पूरे एंगल कितने डिग्री का बना? 180 डिग्री का एंगल बना। तो हमने बताया था कॉस 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? -1। तो चलो फॉर्मूले पुट करते हैं, F कॉस थीटा इंटू में S। F फोर्स कितनी है? 2 न्यूटन, कॉस की वैल्यू कितनी है? 180 डिग्री का, तो 1 इंटू में डिस्प्लेसमेंट कितना दिया? 10। तो इसमें क्या रहा? -20 जूल। तो हमारा इस केस में वर्क डन नेगेटिव होगा। कब होगा? व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन। जब हमारे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो हमारा क्या होगा? वर्क डन नेगेटिव होगा। जैसे कि गाड़ी के एकदम से ब्रेक लगाते हैं तो एक पीछे की तरफ ब्रेक कब लगती है? एक तरीके से पीछे से फोर्स लगती है तो ब्रेक लगते हैं। अब जब गाड़ी आगे बढ़ती है एकदम पीछे, तो इसमें भी क्या होगा? हमारा वर्क डन नेगेटिव होगा। तो इसमें क्या हो रही है? हमारी स्पीड डिक्रीज होती है एक तरीके से। हम गाड़ी में से ब्रेक ये हमारी गाड़ी चल रही है, ये मान लो हमारी कार है, ये कार एकदम से आगे को स्पीड से चलती, एक ब्रेक लगाया, ब्रेक फोर्स लगाई पीछे की तरफ, एक फोर्स लगी पीछे, तो वर्क डन नेगेटिव हो गई। बॉडी आगे, डिस्टेंस आगे कवर हुई आगे, लेकिन फोर्स पीछे को लगी कि नहीं लगी? तो यहाँ पे भी क्या होगा? स्पीड डिक्रीज होती है इस केस में, स्पीड डिक्रीज। ये हमारी क्या होगी? स्पीड डिक्रीज। अब एक लास्ट केस तो बच जाता हमारा, जब हमारा वर्क कब जीरो कह सकते हैं, तो हम उसी के बारे में बात करते हैं। तो पहले मैं इसको रफ करता हूं।
तो अब आप डालो यहाँ पे थर्ड पॉइंट, जिसमें हम बात करेंगे जीरो वर्क डन। अब हमारा जीरो वर्क डन कब हो सकता है? जीरो वर्क डन देखो पहले केस में कब हो सकता है? जब हम फोर्स को जीरो कर दें, हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स जीरो कर देंगे तो हमारा वर्क डन भी जीरो हो जाएगा। दूसरे केस में हमारा वर्क डन कब जीरो हो सकता है? जब हम डिस्टेंस को जीरो कर दें तो हमारा वर्क डन भी जीरो हो जाएगा। अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तीसरे पॉइंट की बात, जब हमारा थीटा 90 डिग्री हो जाएगा तो भी हमारा वर्क डन जीरो हो जाएगा। या फिर हम एक्सेलरेशन को जीरो कर देंगे, एक्सेलरेशन को जीरो कर देंगे तो भी हमारा वर्क डन जीरो हो जाएगा। अब इन चारों केसेस के बारे में बात करते हैं। इस पर कई बार क्वेश्चन आ जाता है वन वर्ड का। देखो फोर्स हमारी जीरो कब हो सकती है? जब हम किसी ऑब्जेक्ट में धक्का ही ना लगाएं। अब मैंने इसको यहाँ पे रख दिया, उसमें धक्का ही नहीं लगा रहा, तो क्या ये कोई वर्क कर रहा है? नहीं, ये तो रेस्ट पे है, कोई वर्क डन ही नहीं कर रहा। हम इस पर कोई फोर्स ही अप्लाई नहीं कर रहे तो वर्क डन नहीं होगा। तो ये किस केस में? जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को रेस्ट में हो तो उसमें हम फोर्स नहीं लगाएंगे तो हमारा ऑब्जेक्ट किस में होगा? रेस्ट में। दूसरा कवर, दूसरे ऑब्जेक्ट में डिस्टेंस जीरो, तो डिस्टेंस जीरो कब हो सकती है? अब मैं इसमें फोर्स लगा रहा हूँ किसी दीवार में, अब ये इतनी ज्यादा है कि ये मूव ही नहीं कर सकती है, इतनी ज्यादा फोर्स लगा रहा हूँ फिर भी ये मूव नहीं कर रही। देखो मैं फोर्स दे रहा हूँ फिर भी ये मूव नहीं कर रही, तो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे हमारी डिस्टेंस जीरो, हम फोर्स भी लगा रहे तो यहाँ पे भी हमारा वर्क डन जीरो होगा। तीसरा केस क्या हो सकता है? थीटा 90 डिग्री का हो जाए तो हमारा वर्क डन जीरो हो जाएगा। जैसे कि थीटा 90 डिग्री का कब हो सकता है? मतलब कि थीटा 90 डिग्री का कहने का मतलब है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर हो जाए। यहाँ पे क्या इस पॉइंट का कहने का मतलब है व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। थीटा 90 डिग्री का कब होगा? जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर हो जाए एक दूसरे के। तो ये कब हो सकते हैं? अब देखो अभी एग्जांपल के लिए बताता हूं। थीटा 90 डिग्री का ये आप हो और मैंने आपके ऊपर बुक्स रख दी हैं बहुत सारी, ठीक है। इस तरीके से मैंने आपके ऊपर बहुत सारी बुक्स रख दी है। अब ठीक है, तो ये बुक्स का नीचे की तरफ एक फोर्स लग रही है और ये आगे को भग रहा है, तो यहाँ पे हमारी फोर्सेस कैसे हुई? परपेंडिकुलर हो गई। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में परपेंडिकुलर हो गए, जिसकी वजह से यहाँ पे हम कोई वर्क डन नहीं बोलेंगे। समझ में आया? इस पे क्या होगा? जीरो वर्क डन हो रहा है। जो कुली होता है वो सामान अपने ऊपर रख ले जा रहा है एक तरीके से, वो तो क्या कितना भारी सामान उठा के वो तो मूव भी कर रहा है, लेकिन यहाँ पे फोर्स है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपस में परपेंडिकुलर हो गए, तो यहाँ पे कोई वर्क डन नहीं होगा। देखो ट्राई करें। मान लो फॉर्मूला क्या था? F इज इक्वल टू में F cos थीटा इंटू में S। फोर्स हमारा थीटा कितना डिग्री का? cos 90 डिग्री। cos 90 की वैल्यू क्या होती है? जीरो होती है, तो हमने यहाँ पे जीरो, तो हमारा वर्क डन भी इस केस में कैसा हो गया? पूरा का पूरा वर्क डन भी हमारा जीरो हो गया, ठीक है। और भी एग्जांपल है, जैसे कि हमारे मैंने आपको पहले बताया था, मैं बाद में बताऊंगा। जैसे कि मान लो हमारा सन है, ठीक है, और ये मान लो हमारी अर्थ है, ठीक है। अब ये अर्थ सन अपनी तरफ एक फोर्स से खींच रहा है, तो यहाँ पे मान लेते हैं हमारी एक फोर्स लग रही, तो अर्थ है ना बाहर की तरफ भगना चाहती है, तो एक फोर्स, तो ये अर्थ भगना किस साइड को? डिस्टेंस के साइड को कवर करना चाहती है इस तरफ, तो यहाँ पे एंगल कितनी डिग्री का बन गया? 90 डिग्री का बन गया ना, 90 डिग्री का। तो यहाँ पे भी जो इनका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, जो हमारा सोलर सिस्टम, इनका भी डिस्प्लेसमेंट कितना है? जीरो है। यानी कि फिजिक्स के अकॉर्डिंग कहेंगे ये कोई मूव ही नहीं कर, मतलब इनका कोई वर्क डन नहीं है। वर्क डन क्या है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो प्रोडक्ट होता है, तो वो वर्क डन होता है, ठीक है। मूव तो कर रहे हैं लेकिन वर्क डन नहीं कर रहे, कुछ कार्य नहीं कर रहे एक तरीके से, तो वर्क डन उनका क्या हो जाएगा? जीरो मानेंगे फिजिक्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? और तीसरा पॉइंट क्या बताया था? हमारा एक्सेलरेशन जीरो हो जाए। अब मैं यहाँ पे एक्सेलरेशन की बात करता हूँ। एक्सेलरेशन हमारा जीरो कब हो सकता है? एक्सेलरेशन आपको पता है कब जीरो हो सकता है? या तो हमारी बॉडी रेस्ट पे हो, जो हमारा u है जीरो हो, और जो हमारा v फिर जीरो होगा, तो बॉडी रेस्ट पे होगी। दूसरी कंडीशन में क्या हो सकता है? हमारी बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में हो, यूनिफॉर्म मोशन में होगी, तो हमारा इनिशियल वेलोसिटी भी सेम होगी और फाइनल वेलोसिटी भी सेम होगी। जैसे इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी, तो और अपॉन में टाइम जो भी होगा तो जीरो हो जाएगा। तो उस केस में हमारे इन दो केसेस में एक्सीलरेशन जीरो होगा, तो हमारा ये वर्क डन भी जीरो होगा। इतना आए समझ में? अब मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ इस केस के ऊपर, तो मैं पहले इसे रफ करता हूँ। अभी आपने कहा, मैंने बताया कि ये वर्क डन जीरो है। अब ना मैं इसे सीढ़ियों पर चढ़ा देता हूँ, ये बन गई हमारी सीढ़ी, ठीक है। अब मैंने इसको इस सीढ़ी पे चढ़ा दिया, इसको आपको मैं सीढ़ियों पे चढ़ा रहा हूँ इस तरीके से, ये आपके ऊपर मैंने बुक रख दी, और अब आपसे पूछ रहा हूँ क्या आप अब वर्क डन कर रहे हो? कमेंट करो, यस
या नो में? तो इसका कारण होगा अब आप वर्क डन कर रहे हो। आंसर बताता हूं कैसे। देखो, एक नीचे की तरफ आपके पास फोर्स लग रही है, लेकिन आप ऊपर जा रहे हो, चढ़ कहां फिर रहे हो? ऊपर की तरफ चढ़ रहे हो, हाइट को कवर कर रहे हो। ये देखो, ये तो ये होगी आपकी डिस्टेंस, जिसको हम हाइट बोल रहे हैं या इसको एस बोल लेते हैं। ये तो आप ये कैसे होगा? आप लेफ्ट की बात कर लो या फिर ये, इसकी बात बराबर हो जाएगी। ठीक है, आप फोर्स नीचे को लग रही है, आप ऊपर को चढ़ रहे हो, तो हमारी फोर्स नीचे को और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ऊपर को। यहां डिग्री का बन गया 180 डिग्री। तो हमारा वर्क डन है, लेकिन नेगेटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन, नेगेटिव। तो नेगेटिव वर्क डन होगा। अब समझ में आया नेगेटिव वर्क डन क्यों? फोर्स नीचे, ऊपर डिस्प्लेसमेंट, परपेंडिकुलर 180 डिग्री, तो हमारी फोर्स नेगेटिव। ये एक्सेप्शन केस था, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है कभी। वैसे तो पूछा नहीं जाएगा क्लास 9th में, जब आप क्लास 11th में आओगे तो शायद आपको इंपॉर्टेंट बने, इसलिए थोड़ा सा कभी भूल तो वैसे भी जाते हैं, लेकिन जल्दी रह जाता है कि हमने हाँ कभी ना कभी तो पढ़ा था। अब आए समझ में। अब ना हम इनके ऊपर न्यूमेरिकल्स करते हैं। मैं आपको बढ़िया बढ़िया से न्यूमेरिकल्स लिखता हूँ, जितने भी टाइप्स के हो सकते हैं आपकी एनसीईआरटी के होंगे, सब एग्जाम्पल न्यूमेरिकल सब हम इसी वीडियो में क्लियर करेंगे। तो पहले आप इसको नोट करो, फिर मैं आपको पहले ही लिख देता हूँ, जैसे हमारा टाइम बचेगा। तो देखो, अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं थ्योरी टाइप्स क्वेश्चन की। जितनी भी जो आपने वैसे तो बहुत कुछ थ्योरी पढ़ चुकी, तो एक बार पूरा समराइज हो जाएगा, इसलिए हम एक बार और थ्योरी टाइप के क्वेश्चन कर लेंगे ना, तो इससे आपके और बढ़िया क्लियर हो जाएंगे टॉपिक। फिर हम करेंगे न्यूमेरिकल्स की। ठीक है, तो थ्योरी टाइप्स के क्वेश्चन में हम सबसे पहले बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। क्या बोला है? फाइंड वर्क डन और जीरो वर्क डन। हमारे लिए फाइंड करना है, वर्क डन बताना है और जीरो वर्क डन बताना है। बताना है कहाँ पे वर्क डन हो रहा है और कहाँ पे वर्क डन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं पहले क्वेश्चन में। क्या बोला? अ वर्क डन इज कैरिंग अ लोन ऑन इट्स बैक। हमें बताना आएगा को पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया? जो डोंकी है, डोंकी का मतलब होता है गधा, जानते होंगे आप लोग, नहीं? ठीक है, वो वाला डोंकी। ठीक है, तो उसमें क्या बोला गया? डोंकी है ना, वो अपने ऊपर क्या लोन मतलब वजन रखे हुए है। तो बताओ उस केस में वो वर्क डन कर रहा होगा या नहीं कर रहा होगा? तो इस केस में होगा वो उसका वर्क डन जीरो होगा, क्योंकि नीचे की तरफ लग रही है कौन सी? नीचे की तरफ फोर्स लग रही है उस बेट की, और इधर को जा रहा है, तो यहाँ पे 90 डिग्री एंगल, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा जीरो वर्क डन, जीरो जीरो वर्क डन। ठीक है, अब नेक्स्ट केस में अ विंडमिल इज फिलिंग वाटर फ्रॉम वेल। देखो क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? एक कुआं आएगा, ठीक, कुएं में हमें क्या भर रहा है? पानी भर रहा है। तो क्या हो रहा है? फोर्स तो नीचे की तरफ लग रही है, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है या फिर जो मोशन है, जो फोर्स तो नीचे की तरफ है, वो किस तरफ हो रहा है? ऊपर की तरफ हो रहा है। तो इस तरह में क्या हो रहा है? मोशन। तो इस प्लेस में क्या हो रहा है? वर्क डन हो रहा है, लेकिन नेगेटिव, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में हो गए, मोशन अपोजिट डायरेक्शन में हो गया। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? नेगेटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन। ठीक है, नेगेटिव वर्क डन। और नेक्स्ट, अ ग्रीन प्लांट इज कैरिंग अ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या? खाना, जिससे खाना, प्लांट्स है वो अपना खाना बना सकते हैं। तो इसके लिए में जो प्लांट है अपना खाना बना रहा है, तो ये क्या यहाँ पे वर्क डन कर रहे हैं? वो क्या नहीं, वो थोड़ी चल फिर रहे हैं, जिससे वो अपना खाना इकट्ठा कर रहे हैं। वो तो सनलाइट और वाटर की मदद से और सॉइल की मदद से अपना खाना बनाते हैं। तो यहाँ पे कोई वर्क डन नहीं होगा, तो यहाँ पे होगा हमारा जीरो वर्क डन होगा। ठीक है, आई इंजन इज पुलिंग अ ट्रेन। इंजन क्या कर रहा है? ट्रेन को खींच रहा है, तो ये तो वर्क डन हो रहा है कि वो एक तरीके से फोर्स दे रहा है, जिससे बॉडी मूव कर रही है। और साथ ही में हमारा पॉजिटिव वर्क डन होगा, अलग ही पता चल रहा है। इंजन की जिस तरफ फोर्स लगा उसी तरफ तो हमारा इंजन भगेगा। कुछ केसेस में हो सकता है कि पहाड़ पर चल रहा है, लेकिन वो तो फिर भी आगे को चलेगा ना। इंजन को देखा है कि उल्टा चला है, वो चलाते हैं, लेकिन फोर्स जिस तरफ लगाते हैं वो उसी तरफ मूवमेंट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोला गया है? फूड ग्रेन्स आर गेटिंग ड्राइड इन द सन। जो फूड ग्रेन, ग्रेन का मतलब क्या होता है? जो गेहूं है, उन्हें क्या कर रहा है? धूप में सुखाया जा रहा है, साइन की धूप में सुखाया जा रहा है, मतलब जो सन है ना उसकी रोशनी में सुखाया जा रहा है। तो यहाँ पे वर्क डन हो रहा है? नहीं, यहाँ पे भी वर्क डन नहीं हो रहा, जीरो वर्क डन हो जाएगा। नेक्स्ट में पूछा आर सेल बोट इज मूविंग ड्यू टू विंडमिल। हमें बताना जो सेल बोट है ना, एक बोट है, वो क्या कर रही है? हवा के कारण मूव कर रही है। हाँ, हवा क्या लगा रही है? एक फोर्स लगा रही है, जिसकी मदद से वो आगे वर्क डन रही है। तो यहाँ पे वर्क डन हो रहा है, पॉजिटिव वर्क डन होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। अब ये देखो, ये थोड़े मस्त क्वेश्चन है, जिससे और आपको ब्रेन खुलेगा। क्या बोला? अ पर्सन कैरिंग अ लोन, हैवी लोन एंड वॉक ऑन अ लेवल रोड इज वर्क बिंग डन इन दिस केस एक्सप्लेन। हमें बताना है एक पर्सन हैगा, ये मान लेते हैं हमारा एक पर्सन हैगा, वो क्या कर रहा है? एक पर्सन को कैरी करें, ये मान लो पर्सन, अब वो आगे चल रहा है। तो क्या इसमें वर्क डन हो रहा है? नहीं, क्योंकि ऊपर एक क्या लग रही है? फोर्स लग रही है, जो है इसके सामान से एक फोर्स लग रही है, और जो डिस्प्लेसमेंट है साइड, ये दोनों परपेंडिकुलर हो गए। तो यहाँ पे कोई वर्क डन हो रहा है? नो वर्क डन, बिकॉज द फोर्स एंड परपेंडिकुलर, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर, सो नो वर्क इज डन, इसलिए कोई वर्क डन नहीं हो रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं,
इफ अ बॉडी इज मूविंग इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, एक बॉडी है हॉरिजॉन्टल मतलब इस तरीके से मूव कर रही है, कोई भी बॉडी है, मान लो आप हो एक बॉडी, डेड बॉडी नहीं जिंदा बॉडी हो, ठीक है आप तो, ठीक है एक बॉडी है, आप इस तरीके से मूव कर रहे हो और आगे क्या बोला है, देन वर्क इज डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, तो हमें जब उस पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है तो क्या उसके द्वारा वर्क डन होगा। और ग्रेविटेशनल फोर्स किधर को लगती है, नीचे को, तो इधर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, ये फोर्स लग रही है, ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यहाँ वर्क डन हो रहा है, नो यहाँ पे भी वर्क नहीं हो रहा, क्यों, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो वर्टिकली है और जो डिस्प्लेसमेंट है हॉरिजॉन्टल है, जिसकी वजह से थीटा कितना डिग्री का हो जा रहा है, 90 डिग्री का हो रहा है, इसलिए हमारा जीरो वर्क डन हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थर्ड मान लेते हैं इसको, क्या बोला है, व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द सैटेलाइट मूविंग अराउंड द अर्थ, जस्टिफाई योर आंसर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, हमें वर्क डन बताना है, जी क्या है, हमारी सैटेलाइट है और ये हमारी अर्थ है, जो अर्थ के और सैटेलाइट के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, तो हमें बताना है इसका वर्क डन क्या होगा। देखो अर्थ अपनी तरफ किस फोर्स से कर रही है, एक फोर्स लगा रही है, और सैटेलाइट मूव कर रही है सर्कुलर पाथ, हमको पता है यदि यहाँ पे ये फोर्स हट जाए तो ऑब्जेक्ट हमारा इस तरीके से भगता हुआ चला जाएगा, डिस्प्लेस, तो ये क्या होगी, इसकी डिस्प्लेसमेंट होगी, तो ये दोनों हो गए परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे भी हमारा वर्क डन जीरो होगा, जीरो, सिंस द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज परपेंडिकुलर, जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो परपेंडिकुलर होगी इस डिस्प्लेसमेंट के लिए, इसलिए यहाँ पे भी हमारा जीरो होगा। समझ में आया, तो ये थे हमारे थ्योरी टाइप्स के क्वेश्चन। अब हम न्यूमेरिकल्स करते हैं, हर टाइप्स की क्लियर करेंगे, तो सबसे पहले से नोट करो। तो देखो अब हम बात करते हैं न्यूमेरिकल्स की, टोटल 5 न्यूमेरिकल्स हैं, इससे आपके हर टाइप्स की क्लियर हो जाएंगे, लेकिन एक और न्यूमेरिकल लिखूंगा मैं इसके बाद 6 वाला, उससे ना आपको और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आपके होश उड़ जाएंगे जब आप उस न्यूमेरिकल को देखोगे, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 1 की, तो क्या बोला, हाउ मच वर्क इज डन बाय अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इन मूविंग इन ऑब्जेक्ट थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया हमसे, वर्क डन बताना है। जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट में 10 न्यूटन की फोर्स अप्लाइड कर रहेंगे तो वो कुछ डिस्टेंस मूव कर जा रहा, 1 मीटर मूव कर गया है, तो हमें इसका वर्क डन बताना है, इसी का हमारे लिए वर्क डन। और वो वर्क डन किस, देखो फोर्स, और देखो हमें बताना, देखो वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मूव के क्वेश्चन में ही समझना है, और जो ऑब्जेक्ट है मूव किधर कर रहा है, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाई है उसी डायरेक्शन में हमारा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। तो देखो हमारा इधर से हमने फोर्स लगाई 10 न्यूटन की, तो इधर ही हमारा ऑब्जेक्ट मूव कर गया है, यहाँ पे आ गया है, तो सिंपल है फोर्स का फॉर्मूला। तो यहाँ पे देखो जिस डायरेक्शन, तो यहाँ पे एंगल कितनी डिग्री का बन गया, 0 डिग्री का एंगल बना, तो हमें यहाँ से अलग ही पता चल रहा है cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो हम सीधे लिख सकते हैं f इंटू में s, cos 0 क्या होता है 1, तो हमारा f ही बना रहेगा, तो हम इनसे सिंपल लिख देते हैं f फोर्स कितना है 10 न्यूटन और डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है 1 मीटर, तो हमारा कितना निकाला है 10 न्यूटन मीटर, या फिर लिख सकते हैं जूल भी लिख सकते हैं, जो आपको सही लगे आप उसको लिख दो। ये था हमारा पहला वाला। अब मैं सिर्फ करता हूं और दूसरे वाले की बात करता हूं, ठीक है। देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि वो बोल क्या रहा है, ठीक है, क्वेश्चन की थोड़ी थोड़ी लैंग्वेज भी समझना है। तो क्या बोला, आई एम पुशिंग अ ब्लॉक बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 15 न्यूटन। देखो हमसे क्वेश्चन बोला, एक मैन हैगा, ये ब्लॉक हैगा और ये मान लेते हैं मैन, इसको पुश कर रहा है 15 न्यूटन से, ठीक है। आगे क्या बोला गया, फाइंड द वर्क डन बाय दिस फोर्स इज डिस्प्लेसिंग द ब्लॉक थ्रू 20 सेंटीमीटर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द पुश। वो जिस डायरेक्शन में पुश कर रहा है उसी डायरेक्शन में हमारा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। मान लो यहां तक मूव कर गया और उसने कितने 20 सेंटीमीटर मूव किया है, तो सेंटीमीटर को सबसे पहले हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो डिवाइडेड बाय हम किससे कर देंगे 100 से कर देंगे, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो 0.2 मीटर आ जाएगा, ठीक है। मतलब ऑब्जेक्ट ने कितनी डिस्टेंस कवर कर ली, 0.2 मीटर डिस्टेंस कवर कर लिएगी, ठीक है। देखो इस लैंग्वेज को समझना है, किस डायरेक्शन में हमारा ऑब्जेक्ट मूव किया है, अलोंग जिस तरफ हमने पुश किया है, इस आदमी ने जिस तरफ पुश किया उसी तरफ हमारा ऑब्जेक्ट बढ़ गया। तो इस केस में हमारा थीटा कितनी डिग्री का हो गया, एंगल कितना हो गया 0, एंगल 0 मतलब cos 0 मतलब 1। तो यहाँ पे भी हम सिंपल सा फोर्स का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लगा देंगे, क्योंकि cos की जगह हम 1 लिखेंगे तो हमारा f ही तो आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 15 इंटू 0.2, तो हमारा इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3 जूल आ जाएगा, 3 जूल निकल के आ जाएगा। ये 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा सीधा आंसर निकल के आएगा 3 जूल, ये हो जाएगा। समझ में आएगा। अब देखो हम तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, तो मैं इसे भी रफ करता हूँ। तो देखो तीसरे क्वेश्चन में क्या बोला,
अ बॉल ऑफ मास 20 kg थ्रो अपवर्ड रीच अ मैक्सिमम हाइट ऑफ 7 मीटर, कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ड्यूरिंग द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया, एक बॉल है, कितने केजी की है, 20 kg की, उसे ऊपर फेंका जा रहा है, हमने ऊपर फेंक दी और उसको मैक्सिमम हाइट कहाँ तक पकड़ ले रही है, 7 मीटर तक, 7 मीटर तक चली जा रही है। हमने एक 20 kg की बॉल को फेंका जो कि 20 मीटर तक ऊपर चली जा रही, तो यही हो जाएगी इसकी हाइट, हो जाएगी, यही हाइट हो जाएगी। लेकिन एक नीचे की तरफ भी तो फोर्स लग रही है, एक ये तो ऊपर जा रही है, नीचे की तरफ फोर्स क्या लग रही है, m इंटू में g, तो यही तो हमारी फोर्स, नीचे क्या लग रही है, एक फोर्स लग रही है, तो यहां से फोर्स पॉइंट कर लेंगे, m इंटू में g, m इंटू में g लग रही है, तो मास कितना है 20 kg, g की वैल्यू हम लेंगे 10, 9.8 ना लिख के 10 लिखेंगे जिससे कैलकुलेशन ईजी पड़ जाए। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 200 न्यूटन की नीचे फोर्स लग रही है और ये 7 मीटर ऊपर चला जा रहा है और हमें इसका वर्क डन फाइंड करना है। तो वर्क डन का फॉर 1 मिनट, और यहाँ पे थीटा कितने डिग्री का होगा, फोर्स नीचे लग रही है, डिस्टेंस ऊपर कवर हो रही है, तो अलग ही पता चला 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो आप लेंगे एफ कॉस थीटा, N2 में लिखेंगे S, तो F हमारा कितना है, फोर्स कितनी है 200, और कॉस थीटा कितना है हमारा, यहाँ पे लिखेंगे कॉस थीटा 180 डिग्री, N2 में डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना हुआ 7 मीटर का हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। अब cos 180 की वैल्यू मैंने आपको बताई थी कितनी आती है, -1 होती है, तो यहाँ पे लिखेंगे 7, तो बस सिंपल है, इसको कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा, तो ये देखो हमारा नेगेटिव वर्क डन हो रहा है, अलग ही पता चल रहा है कैसा हो रहा है, हमारा नेगेटिव वर्क डन हो रहा है, 1400 आ गया है, ठीक है। हमारा ये हो जाएगा, नेगेटिव जूल लिखना जरूरी है, यहाँ पे हो जाएगा हमारा जूल हो जाएगा, समझ में वर्क डन, क्योंकि हमारा एंगल ही 180 डिग्री का बन रहा है तो हमारा वर्क डन तो नेगेटिव वैसे ही होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो मैं से रफ करता हूं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, कैलकुलेट द वर्क डन इन द लेफ्ट 20 kg ऑफ वाटर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, एक वाटर हैगा ना, वाटर हैगा ना, उसे 20 kg वाटर हैगा, अब मान लो किसी चीज में होगा ये 20 kg इसमें वाटर है, 20 kg वाटर है, अब उसे लिफ्ट किया जा रहा है, लिफ्ट का मतलब उठाया जा रहा है ऊपर की तरफ, लिफ्ट थ्रू अ वर्टिकल हाइट, मतलब वर्टिकल मतलब इस तरीके से कोई खड़ी हुई लाइन, इस तरीके से ऊपर उठाया जा रहा है 6 मीटर हाइट तक, और जी की वैल्यू 10 दी है। अब मान लो इसे 6 मीटर हाइट, 6 सेंटीमीटर तो नहीं मीटर ही है, ठीक है, 6 मीटर तक हाइट तक उठा दिया हमने, यहाँ से 6 मीटर हाइट तक उठा दिया, सेम क्वेश्चन है पिछले जैसा, ये देखो यहाँ 6 मीटर हाइट उठा दिया हमने, उठा दिया 6 मीटर ऊपर उठा दिया, लेकिन फोर्स तो नीचे की तरफ लग रही होगी ना इस पर एक, m इंटू में g, तो सबसे पहले हम फोर्स, और देखो डिस्प्लेसमेंट ऊपर फोर्स नीचे, तो हमारा वर्क डन नेगेटिव हो रहा है, यहाँ एंगल 180 डिग्री का बन रहा है, जो थीटा है 180 डिग्री, तो क्वेश्चन को समझो वो क्या क्या रहा है, उसमें क्या बोला गया है, ऐसी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे वर्क डन इज इक्वल टू में एफ कॉस थीटा इंटू में एस, तो वर्क डन इज इक्वल टू एफ फोर्स, सबसे पहले तो हम फोर्स फाइंड करेंगे, एफ इज इक्वल टू में एम इंटू में जी, हमारा मास कितना है, जो वाटर का मास कितना दिया है 20 kg, ठीक है 20 kg दिया है, और जो हमारा इसकी हाइट 6 मीटर, तो मतलब सॉरी जी की वैल्यू यहाँ पे तो जी चाहिए, तो जी हमें यहाँ पे ले लेते हैं 10 दी है हमारे लिए, तो यहाँ पे 200 न्यूटन की फोर्स लग रही है इस ऑब्जेक्ट पर, 200 न्यूटन की फोर्स नीचे की तरफ लग रही है, तो फोर्स लिखेंगे 200 इंटू में कॉस 180 डिग्री इंटू में थीटा, वो क्या है एस क्या है हाइट, हाइट एक तरीके से हाइट ही तो है, डिस्टेंस मतलब हाइट, और यहाँ पे लिखेंगे 2, और यहाँ पे ये माइनस का साइन 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे जाएगा 12,000 जूल, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, अब हमारा 5 की बारी, ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 5 को करेंगे, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन 5 को कर देंगे, देखो मैं इसे रफ करता हूँ, देखो क्वेश्चन 5 को करेंगे, तो क्या बोला गया, आकार एक कार है जिसका वेट कितना है 1000 kg है, ट्रैवलिंग वो कितनी स्पीड से चल रही है, कितनी स्पीड से चल रही है 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है, और वो रुक जाती है कितने डिस्टेंस पर 50 मीटर पर, 50 मीटर पर एट 50 मीटर पर वो रुक जाती है, ठीक है। डिक्लेरेटिंग यूनिफॉर्मली डिक्लेरेटिंग होती है, स्लो कम होती जाती है, ठीक है। व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन इट्स बाय द ब्रेक्स, हमें बताना वो फोर्स पर, उस ब्रेक्स पर कितनी फोर्स एक्सर्ट की होगी, उस फोर्स ने सॉरी ब्रेक्स ने कितनी फोर्स एक्सर्ट की होगी। देखो कहने का मतलब है ये कार है, ये कार है, यहाँ तक 50 मीटर में क्या कर लिए, यहाँ पर रुक जाती है, यहाँ पर वो रुक गई, तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी हमारी 0 हो गई, और यहाँ पे चल रही थी यूनिफॉर्मली कितनी हो जाएगी हमारी 30 मीटर पर सेकंड हो जाएगी,
ठीक है। अब यहाँ पे आकर रुक गई, यहाँ पे उधर इधर उसने ब्रेक मारना शुरू की होगी और यहाँ पे आकर रुक गई, तो उस ब्रेक पर कितनी फोर्स लगाई होगी। तो एक तरीके से मान लीजिए फोर्स ही तो फाइंड करना है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू में g, लेकिन यहाँ पे g तो लगेगी नहीं, a लगेगा। तो सबसे पहले हमें मास पता होना चाहिए, ठीक है। एक्सीलरेशन पता है, नहीं पता, हम एक्सीलरेशन फाइंड कर लेते हैं। टाइम तो है नहीं है, तो ये वाला फॉर्मूला तो लगेगा v माइनस यू अपॉन में t, ये तो लगेगा नहीं। तो सेकंड इक्वेशन यूज करेंगे v स्क्वायर, या थर्ड इक्वेशन, सेकंड स्क्वायर भी नहीं हुई क्योंकि सेकंड में भी टाइम आता है, प्लस 2as। तो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 0 है और इनिशियल वेलोसिटी 30 है, तो 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सीलरेशन हमको फाइंड करना है। डिस्टेंस कितनी दी है, 50 मीटर दी है, ठीक है। इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 प्लस 2, यहाँ पे हो जाएगा 50 इंटू 200 ए, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 50 इंटू 200। अब देखो मैं इसको साइड ले आऊँगा, 1 मिनट, ठीक है। ये देखो अब मैं इसको इधर ले आया तो ये माइनस का हो गया और ये 100 हो गया, ए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, या फिर डिवाइड में ले आओ तो ए की वैल्यू कितनी आ रही, हालांकि पता चला हमारा एक्सीलरेशन नेगेटिव जा रहा है, तो एक्सीलरेशन कितना आ रहा है, 9 मीटर पर सेकंड, ये आ रहा है हमारा एक्सीलरेशन। अब देखो ब्रेक लगा रहा है तो हमारा एक्सीलरेशन कम हो रहा है, तो डिक्लेरेटिंग यहाँ पे अलग ही लिखा है, इसका मतलब होगा हमारा एक्सीलरेशन नेगेटिव होगा और हमारा एक्सीलरेशन कैसा है, नेगेटिव। तो यहाँ पे ये फोर्स है, मास कितना दिया है 1000 इनटू में 9 एंड माइनस का 9, तो फोर्स कितनी लग रही है, माइनस न्यूटन, ये लग रही है हमारी फोर्स। इस ऑब्जेक्ट पर इतनी फोर्स लग रही है, ठीक है। फोर्स निकाल आई। अब हमारे लिए आगे क्या बोला गया है, व्हाट इज द वर्क डन बाय द ब्रेक्स, तो हमें बताना है वो ब्रेक के द्वारा कितना वर्क डन हुआ होगा। तो बस वर्क डन कैलकुलेट, सिंपल फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, हमारी फोर्स कभी नेगेटिव में नहीं आती, तो हम यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं ले रहे हैं, फोर्स हमेशा हमारी पॉजिटिव रहती है, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं ले सकते, फोर्स हमेशा हमारी पॉजिटिव होती है, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पे क्या करना है, फोर्स का फॉर्मूला, वर्क डन का फॉर्मूला, वर्क इज इक्वल टू में एफ कॉस थीटा इनटू में एस, ठीक है। वर्क फोर्स कितनी लग रही 900 न्यूटन और थीटा, तो यहाँ पे देखो हमारा डिस्टेंस इधर कवर हो जाता, लेकिन ब्रेक ने फोर्स पीछे को लगाई, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 180 डिग्री इनटू में, और यहाँ पर डिस्टेंस एस। देखो हमारी फोर्स नेगेटिव नहीं हो सकती है, हमने फोर्स को नेगेटिव नहीं ले ली, लेकिन जो हमने ब्रेक लगाया तो पीछे की तरफ ब्रेक लगी, फोर्स पीछे से लगी थी, गाड़ी हमारी आगे बढ़ रही थी, फोर्स भी, इसलिए हमारा एंगल कितने डिग्री का बन गया, अब 180 डिग्री का, ठीक है। 900 इनटू में cos -1, डिस्टेंस कितनी कवर की उसने, डिस्टेंस कितनी 50, यहाँ पे लिख दी, ठीक है। इतना समझ में आया। अब यहाँ पे लिखेंगे 45, माइनस में आएगा 1 2 3 और एक ये 4, ये हमारा आंसर आएगा, ये इतने जूल में जाएगा, हमारा वर्क डन इतना नेगेटिव हो रहा है 450,000 जूल। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब मैं आपको लास्ट क्वेश्चन देता हूं, तो उससे पहले ना मैं इसको रफ कर देता हूं वीडियो को पोस्ट करके, तो आप पहले से ट्राई करो खुद से ये वाला क्वेश्चन। यदि आपने इस क्वेश्चन को एक बार अच्छे से ट्राई कर लिया तो आप बाकी के नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे से खुद कर सकते हो। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो क्या बोला है क्वेश्चन में, फाइंड द वर्क डन बाय ऑल द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट एंड ऑल्सो हर फाइंड द नेट फोर्स। देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, हमें वर्क डन फाइंड करना है, ऑल द फोर्सेस, जितनी भी फोर्स इस ऑब्जेक्ट पर लग रही हैं, और दूसरी बात हमें नेट वर्क डन भी फाइंड करना है। नेट वर्क डन मतलब सबका वर्क डन, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप ये बताओ इस पर कितनी फोर्सेस लग रही हैं, ठीक है। देखो एक तो नीचे की फोर्स लगेगी, नीचे की तरफ फोर्स लगेगी m इंटू में g, और एक ऊपर की भी तरफ फोर्स लगती है। मैंने आपको सेकंड चैप्टर में बताया था जब हम बैलेंस और अनबैलेंस्ड के बारे में पढ़ रहे थे, वैसे भी आपको हायर क्लास में पढ़ना, जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल फोर्स। और वो नॉर्मल फोर्स किसके बराबर होती है, जितनी फोर्स ये होती है उतनी हमारी नॉर्मल फोर्स होती है। तो हमारी नॉर्मल फोर्स भी कितनी हो जाएगी, जितनी ही होगी। तो इस बेड का ऑब्जेक्ट कितना है 5, मास कितना 5, जी की वैल्यू मानते हैं हम 10, तो इस पर नीचे फोर्स कितनी लग रही 50 न्यूटन की, तो ऊपर भी फोर्स लग रही होगी हमारी 50 न्यूटन की, जितनी नीचे लगती है उतनी ऊपर लगती है। और इसकी हमारे लिए आगे की तरफ, ऑब्जेक्ट की आगे की तरफ फोर्स कितनी लग रही है 20 कितनी 10 न्यूटन की, और पीछे की तरफ ये जो देखो जो स्मॉल है बताया, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स है, जो फ्रिक्शनल फोर्स कितनी लग रही है 5 न्यूटन की लग रही है। इसका मतलब हमारा बॉडी आगे को मूव कर रही है, और उसका डिस्प्लेसमेंट हमारे लिए कितना दिया है 10 न्यूटन दिया है। तो हम एक एक देखो यहाँ पे कितनी फोर्स लगी हमारी 4, तो 4 फोर्सेस हैं, तो चारों फोर्सेस का अलग अलग डिस्प्लेसमेंट होगा।
चारों फोर्सेस का अपना अपना डिस्प्लेसमेंट होता है। यहाँ पे सारी फोर्सेस का डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा, इसका अपना डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा, इसका अपना, इसका अपना, इसका अपना। इसका मतलब ये नहीं है इधर डिस्प्लेसमेंट का एरो बना दिया तो यहीं पे सबका पॉइंट होगी, अपना अपना डिस्प्लेसमेंट होगा। इस पॉइंट को नोट कर लो अपनी बुक में, ठीक है। तो हम चलो सबका वर्क डन फाइंड करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम वर्क डन करते हैं फ्रिक्शन फोर्स का, ठीक है, या फिर इसी का, या फिर यहाँ पे करते हैं फोर्स का, ठीक है। पहला वर्क डन, इसको हम ले लीजिए वर्क डन पहला मान लेते हैं 1, इसको मान लेंगे 2, इसको मान लेते हैं 3, इसको मान लेते हैं हम 4, ठीक है। वर्क डन पहला कर एफ कॉस थीटा इनटू में एस। तो यहाँ पे फोर्स कितनी है हमारी, फोर्स कितनी दी है 10 न्यूटन, इनटू में कॉस कितना है, इसी साइड हमारा वर्क डन हो रहा है, सॉरी इसी साइड फोर्स लग रही है और इसी साइड डिस्प्लेसमेंट। कॉस की वैल्यू 0, यदि हमारी थीटा की वैल्यू 0 है तो हमारे कॉस की वैल्यू कितनी होगी 1, कॉस थीटा यहाँ पे 1 आ जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना हो जाएगा 10 दी है तो 10। तो यहाँ पे फोर्स कितनी लग रही है 100 न्यूटन की लग रही है, यहाँ पे लिखेंगे 100 जूल की। वर्क कितना हो रहा है, वर्क डन कितना हो रहा है 100 जूल का हो रहा है। अब हम इसकी बात करते हैं, ठीक है। वर्क डन दूसरे वर्क डन के एफ कॉस थीटा इनटू में एस। तो फोर्स हमारी किधर को लग रही है, ऊपर को लग रही है, कितने न्यूटन की लग रही है 50 न्यूटन की। और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर हो रहा है, फोर्स ऊपर लग रही है, डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ पे कितना लगेगा 90 डिग्री का। तो हमारा कॉस 90 कितनी हो जाएगी 0 और डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना दिया है 10, यहाँ पे 0 होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना दिया है 10, तो यहाँ पे ओवरऑल हमारा कितना हो गया 0 हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं तीसरे वर्क डन की, ठीक है। यहाँ देखना फोर्स कितनी लग रही है, यहाँ पे फोर्स हमारी कितनी लग रही है, इधर को लग रही है 5 न्यूटन की फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट उधर को हो रहा है, तो यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है 180 डिग्री का। तो एफ कॉस 180 डिग्री होगा इनटू में एस। तो एफ इनटू, और यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, यहाँ पे कितनी हो जाएगी हमारे पास 180 डिग्री है, तो हम यहाँ पे 180 डिग्री का माइनस साइन लगा लेंगे, प्लस, और यहाँ डिस्प्लेसमेंट कितना दिया हमारे पास 10 दिया है, ये हमने लिख दिया 10 डिस्प्लेसमेंट लिख दिया। और फोर्स यहाँ पे 5 न्यूटन लग रही थी, यहाँ पे लिख दिया हमने 5 न्यूटन। तो यहाँ पे ओवरऑल कितना आ जाएगा हमारा -50। वर्क डन नेगेटिव हो रहा है तो -50 हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट थर्ड पॉइंट की बात कर लें, तीसरे वर्क डन की। तो यहाँ पे एफ कॉस थीटा इनटू में एस। फोर्स नीचे लग रही है, ये 4 है, नीचे लग रही है, तो कितना होगा हमारा फोर्स, ये परपेंडिकुलर होगा, तो यहाँ पे कॉस की वैल्यू 90, पर देखो डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है और फोर्स नीचे लग रही है, डिस्प्लेसमेंट नीचे फोर्स इधर, तो यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बन रहा है 90 डिग्री का। तो यहाँ पे ये हमने कॉस की जगह 0 और डिस्प्लेसमेंट हमारा 10, तो यहाँ पे वर्क डन 0। नेट वर्क डन मतलब टोटल वर्क डन, जैसे हम टोटल वर्क डन तो W1 W2 W3 W4 इन सबको ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल वर्क डन निकल के जाएगा। अब देखो ये हमारा कितने का है, पहले पे लग रही थी 100 न्यूटन लग रही थी, ठीक है। दूसरे पर हमारी कितनी लग रही थी 0, तीसरे पर कितनी लग रही थी -50, और चौथे पर कितनी लग रही थी हमारी 0। तो नेट वर्क डन, टोटल वर्क डन यहाँ पे कितना हुआ 50 जूल वर्क डन, टोटल कितना हुआ 50 हुआ। इसका मतलब हमारी बॉडी की स्पीड कैसी हो रही है, इंक्रीज हो रही, बॉडी आगे को बढ़ रही है। क्यों, देखो ये माइनस था और ये 20 था तो माइनस हो गई। तो यही था हमारा आज का टॉपिक, ये था हमारा 50 न्यूटन। इससे आई होप आपको और भी टॉपिक्स क्लियर हुए होंगे। बॉडी स्पीड हो रही है क्योंकि वर्क डन हमारा पॉजिटिव आ रहा है तो इंक्रीज हो रही है। तो इसी के साथ हमारा वर्क का टॉपिक खत्म होता है। तो अब हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे एनर्जी के बारे में, और फिर उसके बाद हम फिर से वर्क के बारे में पढ़ेंगे, फिर पावर के बारे में पढ़ेंगे। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।